हेलो एवरीवन, दिस इज़ भवेदीप पाटीदार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फिजिक्स का 12th क्लास के सभी डेरिवेशंस, है ना, जिसमें हम लोग ये सीरीज़ में अब एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा? तो ऑब्जेक्टिव हमारा होगा टू गेट 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। ठीक है, आप अगर सीबीएसई से हैं या आप एमपी बोर्ड से हैं, ठीक है, आप सीबीएसई से हैं, एमपी बोर्ड से हैं या किसी और बोर्ड से भी हैं, आपको ये बात क्लियर होगी कि सभी जो आपके एग्जामिनेशन जो होते हैं, फाइनल पेपर जो होते हैं, उसमें डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेरिवेशंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैं आपको सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। देखो, डायरेक्ट सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो आपके पेपर में डायरेक्टली अगर डेरिवेशन आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? डेरिवेशन डायरेक्टली आपको प्रूफ करने को बोल दिया गया है कि ये प्रूफ करो या डिराइव करो, तब तक तो ठीक है। अदरवाइज ये डेरिवेशन इनडायरेक्टली कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो समझिएगा। मान लीजिए न्यूमेरिकल आ गया, क्या आ गया? न्यूमेरिकल आया। अब न्यूमेरिकल अगर आएगा तो न्यूमेरिकल में आपको एक फाइनल फॉर्मूला चाहिए, फाइनल आपको रिजल्ट चाहिए, जो आप फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो जो आप जब डेरिवेशन करेंगे तो आप एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे, और जो आपका रिजल्ट होता है ना, वो हमारे लिए एक फॉर्मूला है, और उसी फॉर्मूले पर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो इसलिए मेरा मानना है कि जो डेरिवेशंस होते हैं 12th बोर्ड तक के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं। मतलब 11th क्लास 12th क्लास जब आप डेरिवेशंस करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस अगर आप देखें तो आपको ये कॉम्पिटिटिव में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको पता है इसके जस्ट बाद आपको 12th एग्जामिनेशन के जस्ट बाद आपको क्या देना है? आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है ना। CUET का पेपर देंगे आप, IIT दे सकते हैं, JEE दे, मतलब आपका नीट का एग्जाम दे सकते हैं, PVFT, PNST। तो आपके लिए जो है ये CUET का जो अपकमिंग एग्जाम है, जिसमें आपको केवल 12th का सिलेबस पूछा जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और केवल 12th का सिलेबस आता है, आप रिसेंटली पढ़े होते हैं, तो ये जो वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए ये एक अगेन प्रिपरेशन का मौका है। हम कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 1 बाय 1 ऑल डेरिवेशंस करना है हमें, मतलब सभी डेरिवेशन करेंगे। फिजिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं ये हम फर्स्ट डेरिवेशन लेकर आए हैं, और मैं डेरिवेशन वाइज आपको ये प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको अगर कोई चैप्टर में एक डेरिवेशन नहीं बनता है तो आप उस सिंगल डेरिवेशन को ही यहाँ से देखकर सॉल्व कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर के पूरे एक साथ कर दिए तो आप फिर ढूंढ रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है। तो हम 1 बाय 1 डेरिवेशन करेंगे, है ना, और आपको मैं दिन भर में वीडियोस अवेलेबल कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर जो अपना पहला डेरिवेशन करने वाले हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर 12th की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 12th क्लास, 12th फिजिक्स की अगर बात करें तो आपका पहला जो यूनिट है आपका यूनिट 1, उसकी हम बात करें वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के आपके दो पार्ट आपको मिलने वाले हैं। एक आपको पार्ट मिलेगा जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ऐसा बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, और इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको मिलने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये आपके दो चैप्टर हैं जो आपके किस में आते हैं? आपके 12th बोर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो पार्ट है, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट के ये दोनों पार्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद फिर आपकी जो अगली यूनिट हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिट 2, जो आपकी हो जाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन हो जाएगी? करंट इलेक्ट्रिक। तो इस तरीके से सारे जो मैं आपको डेरिवेशन समझा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, बनती कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको सारे डेरिवेशन जो आपके पेपर में आते हैं वो मैं यहीं पर करवा दूं, सारे ग्राफ्स करवा दूं, ताकि आपको पेपर में वो बहुत इजीली आंसर राइटिंग आप उसका कर सकें और सही पूरे आपको मार्क्स मिल जाएं। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और हाँ, एक और बात है, हम लोग इनके केवल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, छोटे मोटे डेरिवेशन को हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं कि आप फुल डिटेल में पढ़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें हमारे, तो फर्स्ट चैप्टर में जो आपका पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, फर्स्ट डेरिवेशन जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो हमारा पहला डेरिवेशन होगा कूलम्स लॉ पर। किस पर है? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, चलिए मैं स्टेटमेंट के साथ में आपको ये बताने वाला हूं। अगर आपको बोला जाता है कि स्टेट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसका पूरा डिटेल यहां पर हम करेंगे, प्लस उसका थोड़ा सा
कुछ इस तरीके से भी करेंगे कि न्यूमेरिकल भी जब आप करते हैं तो आपको ये अप्लाई करते इजीली आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ, आपको ऐसा एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना है, लेकिन सबसे पहले जब आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ पर उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। ठीक है, कूलम लॉ का क्या लिखना है आपको? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? तो आप लिखें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या फिर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऐसा लिखें और फिर लिखें ये। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा करके चलने दें। आप लिखें द फोर्स बिटवीन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन between two point charges is directly proportional to the product of both charges and inversely proportional to the square of, इसको आप लिखें inversely proportional to the square of distance between both charges। ठीक है, तो ये आपका जो है बनेगा डेफिनेट, मतलब आप केवल इसको स्टेटमेंट कहेंगे। स्टेटमेंट जैसे ही खत्म होता है आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएं, खत्म। इससे आपको एक चीज और भी समझ में आएगी, इस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग होना चाहिए, समझ गए है ना। अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे तभी आपको वो थोड़ा, एक्चुअल में ना प्रेजेंटेशन की भी बात होती है। आप एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, तो वहां पर आपको प्रेजेंटेशन की भी इंपॉर्टेंट बात होती है, तो थोड़ा ध्यान रखें लिखते समय। क्लियर? चलिए, अब इसको आप यहां पर जब बताएं तो आप उसको बोलें कि मैथमेटिकली, आप यहां पर जैसे स्टेटमेंट हो गया, अब उसका मैथमेटिक्स अब समझाते हैं, तो मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे वो बता देते हैं। मैथमेटिकली लिखें, ठीक है। मैथमेटिकली में क्या लिखेंगे कि आपके पास लेट Q1 एंड Q2 आर 2 point charges placed at distance R। ठीक है, ये लिखा आपने। और ये जो चार्ज हैं, द पॉइंट चार्जेस, यहां पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे स्टेशनरी, बट मैं फिर से बता रहा हूं आपको, पॉइंट चार्जेस आर स्टेशनरी। ठीक, तो कैसा बनेगा आपके पास? ये आपका बन गया Q1 और ये हो गया आपका यहां पर Q2। ठीक, और आपने कहा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? R, तो ये रही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R। क्लियर है ये बात? अब आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है, तो अभी डायरेक्टली हम यहां पर क्या लिख देते हैं, जैसे फोर्स जो है, अब इसको मैं अगले पेज पे बता देता हूं। फोर्स आपको क्या गिवन है फिर से बना देते हैं। ये आपका Q1 हो गया है, ये आपका Q2 हो गया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। तो फोर्स जो होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ लिख दिया आपने, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अगेन आप फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये लिख दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। देन आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख पाएंगे? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर।
और यहां से जब आप प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है, दैट इज के। आप लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपका ये जो k है, इसको k को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप यहां पर लिखें वेयर k इज कांस्टेंट। k क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, फिर अब मैं यहां पर आपको मेंशन कर देता हूं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए। ठीक, k इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या आप इसकी अगर न्यूमेरिक वैल्यू चाहें तो k बराबर जो होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो आपके लिए जो फोर्स हो जाएगा F, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। समझ में आई? ये जो आपका फोर्स है, ये फोर्स आपका दोनों चार्ज के बीच में फोर्स अप्लाई होगा। अच्छा, अभी क्या है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, है ना। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव अगर कुछ भी हैं तो यहां से आप एक चीज और कंसीडर कर सकते हैं कि हम इसको क्या लिख दें कि जो ये आपका दोनों चार्ज आपने लिए हैं इनको आप मॉड के अंदर लगा दें। किसके अंदर लगा दें? मॉड के अंदर। मॉड मतलब ये पॉजिटिव हो जाएंगे। मॉड लगाने का सेंस यहाँ पर क्या होता है कि हमने इनका पॉजिटिव फॉर्म अभी लिया है, नेगेटिव हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे। करेंगे, बताएंगे आपको बिल्कुल। ठीक, तो ये हो गया क्लियर यहां तक। अब यहां से थोड़ी और कुछ बातें फर्दर ऐड करते हैं हम लोग। देखो यहां पर आप देखिए, ऑल्सो यहां पर आप और लिख सकते हैं वेयर। अब ये जो यहां पर एक चीज आ रही है आपके पास एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है। ये एप्सिलॉन नॉट जो आपने लिखा है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो इसको आप कहते हैं परमिटिविटी। इसको आप क्या कहते हैं? परमिटिविटी। परमिटिविटी है वो किसकी है? तो आप कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, या इसी को आप कह सकते हैं और एयर या वैक्यूम भी। एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी अगर आपको वैल्यू निकालना हो तो याद रखना, इसकी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये वैल्यू होती है। इनकी यूनिट्स भी होती हैं, वो भी मैं आपको निकाल के बता दूंगा। मैं इसकी यूनिट आपको अभी डायरेक्ट लिख देता हूं, कूलम इनवर्स, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स। इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो कूलम इनवर्स, न्यूटन इनवर्स, मीटर की पावर -2 R -2 हो जाएगा, है ना, -2 हो जाएगी ये। क्लियर? ठीक, चलो इसको ठीक से कर देते हैं। समझ गए बात? अभी यूनिट लिखना सिखाएंगे आपको कि यूनिट कैसे लिखते हैं। मीटर की पावर जो है वो -2। ठीक है, तो इतना क्लियर है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। ठीक, चलिए अब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज कूलम फोर्स, या इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तब आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं यहां से कि आप Q की वैल्यू 1 कूलम रख दो, Q2 की वैल्यू भी 1 कूलम रख दो। दोनों चार्जेस को जो है वो आप 1 मीटर डिस्टेंस पर रख दीजिए। दोनों चार्जेस की डिस्टेंस कितनी रख दीजिए? 1 मीटर डिस्टेंस पे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दी कूलम फोर्स एक्टिंग अलोंग दी या एक्टिंग in a straight line between Q1 and Q2 of 2 unit point charges, ठीक है, unit point charges placed at distance 1 meter is equal to 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। ऐसा भी इसको आप बोल सकते हैं। जनरली नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी अगर होता है तो आप उसको ऐसे बता सकते हैं। यहां से अगर आप देखें तो आपको मैं यहां से 1 कूलम की डेफिनेशन बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं? देखो हमने जो भी डिफाइन किया है वो क्या किया है, हमने बोला है F इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये जो है यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक डेफिनेशन दे रहा हूं आपको। डेफिनेशन किसकी होगी? तो वो होगी डेफिनेशन कूलम की, 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम कितना होगा वो बात करेंगे। ठीक, चलिए देखो 1 कूलम आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आपने दोनों चार्जेस जो हैं, ये दोनों चार्जेस जो हैं इनको 1 मीटर डिस्टेंस पर रख दिया। किस पर रख दिया? 1 मीटर डिस्टेंस पर। और ये जो चार्जेस हैं ये दोनों एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रिपल्शन का। जब आपने फोर्स की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन रख दी, तो देखो जरा मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। 1 कूलम चार्ज बोल रहा हूं, 1 कूलम चार्ज इज
that charge when placed the charge या charges at 1 meter distance in air or vacuum experiences 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन फोर्स। ठीक है, इतना हुआ। इन मैग्नीट्यूड, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये किस में है, मैग्नीट्यूड में। ठीक, चलिए, तो आप इसको यहां से ऐसे निकाल सकते हैं कि f की वैल्यू आपने कितनी लिखी है, वो लिखी है 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9, और ये किसके इक्वल था, देखिए यहाँ पर ये 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 के इक्वल था, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 1 मीटर का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, Q1 और Q2 बराबर 1। आप 1 कूलम की बात करते हैं तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, वो 1 कूलम मिल जाएगा। समझ में आ गई, यहां से आपको क्या मिल जाएगी, डेफिनेशन में 1 कूलम मिल जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये 1 कूलम की डेफिनेशन आप चाहें तो याद रख सकते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। अब आपको मैं यूनिट लिखना बता देता हूं। देखो, फोर्स क्या है, फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर जब हम यूनिट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले यूनिट्स में हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट की। किसकी बात करेंगे, चार्ज की यूनिट। ठीक है, यूनिट्स में चार्ज की देखेंगे, चार्ज की यूनिट देख लेते हैं। देन हम यहां पर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी देख लेंगे, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी और चार्ज की यूनिट क्या होगी। तो चलिए देखो, चार्ज की यूनिट जो होती है, Q जो होता है, इट इज गिवन बाय कूलम। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम, जिसको आप C से लिखते हैं। तो ये होती है SI यूनिट। क्या होती है ये, SI यूनिट। इसकी आपको दूसरी यूनिट याद रखना है, अगर आप याद रखना चाहें तो वो होती है स्टेट कूलम। क्या होती है, स्टेट कूलम होती है। स्टेट कूलम की बात करेंगे तो ये जो होती है, ये होती है इसकी CGS यूनिट। स्टेट कूलम इज दी CGS यूनिट। रिलेशन देखें तो रिलेशन आप देख लीजिए, रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, तो वो होता है 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 स्टेट कूलम। ठीक है, और अगर आप स्टेट कूलम को देखें तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 ESU। क्या लिखते हैं इसको, ESU। 1 कूलम बराबर कितना होता है, 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 ESU। अब ESU क्या है, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, ESU। ठीक है, अब आपका फोर्स क्या है, यहां पर देखिए, फोर्स को आप लिख सकते हैं न्यूटन। फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूं। फोर्स को आप लिख सकते हैं न्यूटन इक्वल्स टू, आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कूलम डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो गई आपकी। तो यहां से क्या आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1/, देखो 4 पाई की कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, 4 पाई की कोई यूनिट आप नहीं लिखेंगे, तो लिख देता हूं मैं यहां पर 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही बन रहा था। अब यहां से आप इसकी वैल्यू लिखिए, इसका लिखेंगे 1 न्यूटन, 4 पाई की कोई यूनिट नहीं आएगी, इंटू सी डिवाइडेड बाई आपका मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी यूनिट क्या आ गई है, इसकी यूनिट आई कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। समझ गए, ये यूनिट है इसकी। तो ऐसे आपको यूनिट भी बनाना आना चाहिए, राइट। चलिए इसके आगे फर्दर ऐड करते हैं चीजें। अब हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में, क्लियर, एकदम डिटेल। ये है आपका एप्सिलॉन नॉट, फिर हम बात करेंगे एप्सिलॉन एम की, और फिर हम बात करेंगे एप्सिलॉन आर की। चलिए देखो, एप्सिलॉन एम क्या है या एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये है
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी आपको बताया, या इसको आप एयर भी बोल सकते हैं, या इसको आप वैक्यूम भी कह सकते हैं, ठीक। वहीं पर अगर ई एम मतलब एप्सिलॉन एम की बात करें तो ये क्या होता है, तो ये होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। मीडियम बोल दीजिए, या अगर यहीं पर मटेरियल लिखा है तब भी काम चल जाएगा, मीडियम या मटेरियल। ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये क्या लिखा है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक। तो आप यहां पर ध्यान रखें, एक रिलेशन मैं आपको दे रहा हूं, वो रिलेशन क्या है, तो जो आपका एप्सिलॉन आर होता है ये होता है एप्सिलॉन मटेरियल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एयर। कहने का मतलब यहां पर ये है कि आप देखें कि आपका मटेरियल की परमिटिविटी से किसका रेशो, एयर का रेशो, एयर की परमिटिविटी का रेशो आपका कहलाता है आर। इस रिलेटिव परमिटिविटी को एक नाम और दिया गया है और वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको आप क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं तो उसको डिनोट किया जाता है के से। तो क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, के और एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको रिलेशन याद रखना है, ठीक है, ठीक है ये बात। चलिए अब नेक्स्ट क्या इसमें और आप ये आप लिख के आएंगे पेपर में, है ना। आपको मैं बता रहा हूं कि डेरिवेशन जो है उसको आपको लिखना है, तो इतना आप लिखेंगे। देन आप लिखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ जो आप लिख रहे थे कूलम्स लॉ, ठीक। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे तो उसको भी समझ लेते हैं। जब आपके पास यहां पर आपको दो चार्ज दिए हुए हैं Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है R। तो देखो जब आप Q1 पर फोर्स फाइंड आउट करेंगे, किस पे फोर्स फाइंड आउट करेंगे, Q1 पर, तो Q1 पर जो फोर्स फाइंड आउट करेंगे वो Q2 की वजह से आएगा। अब प्लस प्लस होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आपने चार्ज की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, तो ये आपका आ जाएगा फोर्स। यहां पर जो फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा ऑन टू, किस पर, सॉरी आपको मैंने ये 2 बोल दिया। आपका ये जो फोर्स आएगा वो आएगा ऑन 1, किस पर फोर्स आएगा, ऑन 1। किसकी वजह से आएगा, तो आएगा 2 की वजह से। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू दिस 2, ठीक। वहीं पर अगर आप इस Q2 पर फोर्स निकालेंगे तो आएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझे बात, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ये दोनों रिपल्सिव नेचर का था, यहां पर कैसा है, रिपल्सिव नेचर, तो ये दोनों अपोजिट चले गए। अगर आपको मैं बोलता हूं कि F21 आप लिखिए, तो आपको वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे K, क्योंकि ये कांस्टेंट है, देन आप Q1 देन Q2 डिवाइडेड बाय आपके दोनों चार्जेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, R21। दोनों चार्ज के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 2 और 1 के बीच में, तो R21 इनटू आप यहां पर लिख देंगे R21 का कैप, R21 कैप। ये क्यों लगाया जाता है पीछे, तो ये वेक्टर फॉर्म दिखाने के लिए लगाया जाता है। किसके लिए, वेक्टर फॉर्म। इससे वेक्टर फॉर्म बन जाता है आपका ये, क्लियर। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 इंटू R21 का वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 की पावर 3। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, क्योंकि ये आपका जो कैप होगा, ये जो कैप होगा ये क्या होता है, ये होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो जब आप यहां पर इस वेक्टर को लिखेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा, है ना, और डिवाइड में एक मैग्नीट्यूड और आएगा, तो ये पावर 2 जो थी, यहां पर जो पावर 2 थी, ये पावर कितनी बन जाएगी, पावर 3 बन जाएगी। समझ गए, तो दोनों तरीके हैं। वहीं पर अगर हम इसको हमारे अट्रैक्शन वाले नेचर के लिए देखें तो जरा ध्यान से देखिएगा, Q1 और Q2 के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस R ले लीजिए। दोनों में फोर्स कितना लगेगा उसको देख लेते हैं। देखो ये जो Q1 है ये Q2 की तरह, इसको आप माइनस कंसीडर करें इसको, अरे यार माइनस Q2, ठीक है। तो जब Q1 पे फोर्स लगेगा तो ये अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, क्योंकि Q1 का किसका है, प्लस का है।
Q2 किसका है, माइनस का, तो एक फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा, तो मैं बोल सकता हूं F1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये माइनस का है, ये चार्ज प्लस का है, मतलब Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो भी अट्रैक्शन का लगेगा और वो लगेगा F21। क्लियर? मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे F, ठीक है, 1 2 अगर आप लिख रहे हैं तो अगेन आप लिखेंगे K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू R कैप, कहां से कहां, 1 से 2, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर ठीक है, ये समझ में आती है, तो यहां से मैं आपको एक नोट बता रहा, ये वेक्टर फॉर्म आपको एक लिखना है, 3 बार नहीं लिखना है पेपर में, अगर आपने यही लिख दिया तब भी आपका सही हो जाएगा। अब यहां से आप नोट करके लिख के आए, नोट में 2-3 बातें लिखें कि जब आप बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर में देखो F12 वेक्टर बराबर माइनस F21। अब ये कैसे लिख दिया, ये आप डायरेक्ट लिख कर आए वहां पर जरा ध्यान से देखिए, 1-2 जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है और 2-1 जो फोर्स लग रहा है वो इधर है। F21 जो लग रहा है वो इधर है और F12 जो लग रहा था वो इधर था, मतलब दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है एक दूसरे से। डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट। अगर मैं यहां से ऐसी बात करता हूं कि R12 का कैप इक्वल्स टू माइनस R21 का कैप, तो ये भी ठीक होगा, दोनों की जो लेंथ वेक्टर हैं वो भी क्या जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है ये बात, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक यहां पर आप कंक्लूजन लिखें, मैं केवल आपको कंक्लूजन बता रहा हूं, लेकिन आप वहां पर ये वर्ड कंक्लूजन यूज ना करें और लिखें यहां पर कि फ्रॉम दिस वी कैन से दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा है ये, हमने अभी बोला कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्रीज दी न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो क्योंकि इस और यहां से क्या अमाउंट में ये फोर्स जितना इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगेगा। देखो यहां से वैल्यू भी अगर आप निकालते हैं इस वाले टर्म से यहां से, तो आपको वैल्यू जो है वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। वैल्यू अगर सेम आ रही है मतलब क्या हो रहा है, दोनों जो चार्जेस हैं उनके ऊपर फोर्स बराबर लग रहा है। समझ गए बात? तो इतना आपको लिख कर आना है जो मैंने अभी समझाया, ये आपका कूलम्स लॉ होता है। ठीक, यहां से स्टार्ट करेंगे आप, यहां से, और स्पेशली यहां से ये लिखा, देन आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद मैथमेटिकली लिखें, ये स्टेटमेंट ये लिखें पूरा इतना ये वाला, देन ये वाला पोर्शन वहां पर लिखें। फिर आप उसको थोड़ा सा कुछ स्किप करना चाहें तो ये कूलम की डेफिनेशन स्किप कर दें, मैंने आपको समझा दी यहाँ पर। वहां पर आप ये लिख दें, ये भी आप स्किप कर सकते हैं, यूनिट में केवल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सी, इतना सब कुछ बताने की उनको जरूरत नहीं है। देन आपका ये भी लिखने की जरूरत नहीं, बस आप रिलेटिव परमिटिविटी चाहे तो लिख सकते हैं। देन आप ये लिख दें वेक्टर फॉर्म, क्या लिख दें, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि वहां पर मार्क्स मिल जाएंगे इसके वेक्टर फॉर्म के। समझ गए? तो ये आपके पास क्या है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम अगले एक डेरिवेशन के साथ में मिलेंगे, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।